Hello students, let's discuss here another topic that is just in time. तो just in time क्या है? एक जापानीज मैनेजमेंट फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी अगर हम परचेज के ऊपर लगाएं तो ये फिलॉसफी ये कहती है कि आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री में जितना जिस डिमांड के अकॉर्डिंगली जितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए, आप एक टाइम पे उतना ही परचेज़ कर लीजिए। आपको बल्क में रॉ मटेरियल को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि जो वेस्टेजेस हैं वो कम से कम होंगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या करेगी, एनहांस होगी। तो जीआईटी अगर हम परचेज़ में लगाएं तो ये टेक्निक ये कहती है कि रॉ मटेरियल उतना परचेज़ कीजिए जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे डिटेल में समझेंगे कि जस्ट इन टाइम है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ जीआईटी। तो जीआईटी कैसे इमर्ज हुआ, क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? तो जीआईटी टेक्निक जो है ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, जो जिसको कि सबसे पहले जापान में यूज़ किया गया था। और जापान की कौन सी कंपनी ने इसे यूज़ किया था? दैट वाज टोयोटा। टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने 1970s में जीआईटी टेक्निक को यूज़ किया था। और इस टेक्निक को इमर्ज करने वाले पर्सन कौन थे, कौन इस टेक्निक को लेकर आए थे? तो द नेम ऑफ द पर्सन इज ताइची ओनो। ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि जीआईटी जस्ट इन टाइम टेक्निक है क्या। देखिए बच्चे, वो कंपनीज जो कि जस्ट इन टाइम टेक्निक को यूज़ नहीं करती, वो कंपनीज क्या करती हैं, बल्क में, ठीक है, बल्क में क्या करती हैं, ऑर्डर सप्लायर्स को दे देती हैं और बल्क में क्वांटिटी परचेज कर लेती हैं। अब भाई आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ, अगर इस मंथ की बात की जाए से एग्ज़ाम्पल की, आपको पता है डिमांड जो है वो एक इतनी होने वाली है और उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो आपको सिर्फ 500 यूनिट्स का चाहिए। आप क्या करते हैं? आप रॉ मटेरियल 500 यूनिट्स नहीं मंगवाते। आप क्या करते हैं, इकट्ठा सामान, आपके दिमाग में ये है कि अगर बल्क में परचेज़ करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप क्या करते हैं, इकट्ठा सामान मंगवा लेते हैं। अब भाई इतना सारा रॉ मटेरियल 500 यूनिट्स मंगवाने की बजाय आप क्या करते हैं, से एग्जाम्पल 5000 यूनिट्स मंगवा के रख लेते हैं। क्या, किस चीज़ के लिए? कि हमें बल्क में परचेज़ कर रहे हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई वो सामान जो है, रॉ मटेरियल जो है वो आप लेके आए 5000 यूनिट्स, तो 5000 यूनिट्स को रखने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। तो फैक्ट्री में तो इतनी स्पेस नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज हायर करनी पड़ेगी। आपको सामान जो है वो गोडाउन में रखना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ, एक तो इतना सारा सामान, इतना सारा रॉ मटेरियल परचेज करने से सबसे बड़ा, अगर मैं डीमेरिट बोलूँ आपको, कि आपके फंड्स उतने ब्लॉक हो गए, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ 500 यूनिट्स की ज़रूरत थी, आपने 5000 यूनिट्स परचेज़ कर लिए। तो वो 5000 यूनिट्स में जो पैसा लगाया, से एग्जाम्पल एक यूनिट जो है 100 रुपीज़ का है, तो 5000 इंटू 100 आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। तो 5 लाख रुपए आपके ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा डीमेरिट ये रहा कि भाई 500 यूनिट मंगवाते तो फैक्ट्री में रख लेते। भाई 5000 यूनिट मंगवा रहे हैं तो वेयर हाउस में रखना पड़ा, जिसके कारण स्टोर कीपर को, जो वेयर हाउस में स्टोर कीपर होगा, उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर वेयर गोडाउन अपना नहीं है, आपने रेंट पे ले रखा है, तो ऑब्वियसली रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि
भाई रॉ मटेरियल इतना तो मंगवा लिया, पर वो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, ऑब्सोलीट हो सकता है ना, ये भी तो चांसेस है, इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवा के रख लिया। और अगर मैं बोलूँ फिफ्थ डिसएडवांटेज ये हो सकता है आपको बल्क में रॉ मटेरियल ख़रीदने का, कि थेफ्ट के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, वेयर हाउस में या गोडाउन में सामान पड़ा है तो चोरी भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया, जीआईटी टेक्निक जो है उसको इवॉल्व किया गया। अब ये जीआईटी टेक्निक कहती क्या है, जीआईटी टेक्निक कहती है देयर इज़ अ नो नीड ऑफ वेयर हाउस। आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए आप उतना ही रॉ मटेरियल का ऑर्डर जो है वो सप्लायर को दें। ठीक है, तो वेयर हाउस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट मीन्स आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है, या हम कह सकते हैं जो होल्डिंग कॉस्ट है, वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। किस में, जीआईटी में। अगर आप जीआईटी अप्लाई करते हैं तो जीआईटी जो है, जीआईटी इज़ अप्लाइड फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर भी अप्लाई होगा, और फिनिश्ड गुड्स के ऊपर भी इसे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब हम जीआईटी को अप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, उसको और भी क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम है जीआईटी परचेज। ठीक है, जीआईटी परचेज। अब ये क्या कहता है, जब आप जीआईटी को इम्प्लीमेंट करते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, तो ये टेक्निक ये कहती है कि आपको उतनी ही क्वांटिटी में रॉ मटेरियल जो है वो परचेज़ करना है जितनी क्वांटिटी में की आपको ज़रूरत है। तो मुझे 500 यूनिट्स की अगर ज़रूरत है तो मुझे रॉ मटेरियल भी क्या करना है, 500 यूनिट्स का ही परचेज़ करना है इंस्टेड ऑफ 5000 यूनिट्स। ठीक है, वो टेक्निक पुरानी हो गई जब आप रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इट मीन्स मेरा जो सप्लायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जब मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़े उसी टाइम पे वो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे, और जिस क्वालिटी का मुझे चाहिए, जितनी क्वांटिटी का चाहिए उतना ही मुझे प्रोवाइड कर दे। इट मीन्स आपको सप्लायर के साथ क्या कर लेना है, एक अग्रीमेंट कर लेना है जो आपको इंश्योर करेगा कि सप्लायर आपको प्रॉम्प्ट डिलीवरी कर देगा, इमीडिएटली डिलीवरी कर देगा, जितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए उतने का, जब भी आप उसे ऑर्डर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जीआईटी अप्लाइड फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप वर्क इन प्रोग्रेस पे जीआईटी लगाएंगे तो क्या होगा, इट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स। अभी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स रेडी नहीं हुए, अभी वो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है, आधे अधूरे हैं, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे ये टेक्निक ये कहती है कि जैसे ही आप रॉ मटेरियल को मशीन में डालते हैं, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की, ताकि वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो ना रहे। ठीक है, उसको जल्दी से आप क्या कर दें, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इट मीन्स लेस टाइम इन वर्क इन प्रोग्रेस। गुड्स जो हैं बहुत कम टाइम के लिए ही वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में रहे। ठीक है, जीआईटी ये इंश्योर करता है। और अगर आप जीआईटी लगाते हैं फिनिश्ड गुड्स के ऊपर, तो इट मीन्स कि देखो, आप रॉ मटेरियल उतना ही मंगवाओगे जितनी आपको डिमांड लग रही है, तो आप प्रोडक्शन उतनी ही करोगे जितनी आपको डिमांड लग रही है, मतलब आप डिमांड फोरकास्टिंग करके ही प्रोडक्शन करेंगे। इट मीन्स आप जो है फिनिश्ड गुड्स जो हैं अपने पास कम से कम टाइम के लिए रखेंगे। क्यों, डिमांड फोरकास्ट की थी, उतने ही फिनिश्ड गुड्स आपने बनाए और उसको सेल कर दिया, तो जो क्वांटिटी है रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स की वो कम रिटेन करके आप अपने पास रखते हैं। ठीक है, इट मीन्स फिनिश्ड गुड्स को भी स्टोर आप कम से कम करते हैं अगर आप जीआईटी टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने डिमांड पहले से ही फोरकास्ट कर ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जीआईटी टेक्निक क्या कहती है, जीआईटी टेक्निक ये कहती है कि भाई अगर आप एक
हैवी मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं। से एग्जांपल ये मशीन है, ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की है, ठीक है, और ये भी एक मशीन है और ये भी एक मशीन है, ठीक है। ये जो मशीन है एक रॉबस्ट मशीन है, ठीक है, काफ़ी हैवी मशीन है। और इसका एक डीमेरिट ये होगा कि अगर मैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन लगाती हूँ तो मुझे उसके लिए जो सेटअप टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसको सेट करने के लिए टाइम लगेगा। तो रॉबस्ट मशीन अगर लगाते हैं तो सेटअप टाइम भी ज़्यादा होगा। और ये मशीन्स अगर आप बड़ी बड़ी मशीन्स लगाते हैं तो क्या होगा, अगर बड़ी मशीन लगाएंगे तो वो स्पेस भी क्या करेगी, ज़्यादा चाहिएगी, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो इससे क्या है कि इस तरह के अगर आप कॉम्प्लेक्स मशीन्स को लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। जैसे कि अगर ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन अगर आपने लगाई तो अगर इसमें किसी तरह का भी डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है, या ब्रेक डाउन होता है, तो कॉम्प्लेक्स मशीन को एक वर्कर तो हैंडल नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट से। दूसरा दूसरा एक जो हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप बड़ी बड़ी मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन्स को यूज़ करते हैं वो प्रोडक्शन दनादन करेगी, ठीक है, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करेगी, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगी। और उसके बाद अगर मशीन बी में जाता है रॉ ये जो सेमी फिनिश्ड गुड्स इस मशीन ने बनाए हैं, फिर ये मशीन बी की तरफ जाते हैं, और अगर ये मशीन छोटी है तो डीमेरिट क्या नुकसान होगा कि इसने तो जल्दी से प्रोडक्शन कर दी, पर जब मशीन यहाँ से यहाँ तक गए गुड्स तो क्या हुआ, इतनी क्वांटिटी में तो ये वाली मशीन उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगी फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इसने जो यहाँ पे इसने जो प्रोड्यूस किए गुड्स वो क्या होते गए, पाइल अप होते गए, ठीक है ना, पाइल अप हो जाएंगे ये गुड्स, ठीक है। और मतलब प्रोडक्शन इसने इतने सारे गुड्स की कर दी, पर ये मशीन इतना हैंडल नहीं कर सकती, ये मशीन इतना हैंडल नहीं कर सकती, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, पाइल अप हो जाएंगे, बनकर रखते जाओगे आप गुड्स को, ठीक है, क्योंकि ये मशीन इतना हैंडल नहीं कर सकती। तीसरा डीमेरिट ये है कि अगर एक मशीन से एग्जांपल ये वाली जो मशीन है ये क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, या ये वाली मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन जो है आपकी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। तो जेआईटी क्या कहता है, जेआईटी कहता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है नेक्स्ट मशीन के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करें। अब भाई ये वाली मशीन तो छोटी थी और ये मशीन बड़ी थी, ठीक है, तो कहता है कि ये मशीन भी ऐसी होनी चाहिए कि इस मशीन के अकॉर्डिंगली वर्क कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बोला जेआईटी ने, जेआईटी कहता है यूज़ द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग और मशीन सेल्स। आपको क्या यूज़ करना है, वर्किंग और मशीन सेल्स का यूज़ करना है, ठीक है, वर्किंग या फिर मशीन सेल्स का यूज़ करना है। इट मीन्स कि आपको ये तीन बड़ी बड़ी मशीन्स लगाने की बजाय छोटी छोटी मशीन्स को क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, प्रोडक्शन। अब भाई हम जेआईटी में कर क्या रहे हैं, प्रोडक्शन जितनी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। अब भाई ये वाली मशीन अगर आप ये पहले वाली मशीन लगा दोगे तो वो तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेगी क्योंकि बड़ी मशीन है, और अगर डिमांड ही कम हुई तो इस मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी मशीन्स को इंस्टॉल करना है। इट मीन्स ये मशीन लगा दी, ठीक है, उसके बाद ये मशीन छोटी छोटी मशीन, और ये पर्सन एक उसे हैंडल करेगा। फिर ये तीन मशीन्स लगा दी, पहले
यहाँ पे जाएगा रॉ मटेरियल, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और ये फिनिश्ड गुड्स बना देगा और ये पर्सन इसको हैंडल करेगा। तो ऐसा कंसेप्ट हो कहता है जीआईटी कि ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए, बड़ी मशीन लगाने की बजाय छोटी छोटी मशीन्स जो हैं आपको लगानी चाहिए। दूसरा जीआईटी में ये बोला गया कि आपको कैनबन कार्ड यूज़ करना है। कैनबन कार्ड क्या होता है कि ये जो मशीन है, ये तीसरी मशीन है। देखो पहले रॉ मटेरियल जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, है ना। तो कहता है कि आप कानबन कार्ड यूज़ कीजिए। ये मशीन जो है, ये इसकी जितनी कैपेसिटी है, इसको जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, वो आप एक कार्ड पे लिख दीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली ये मशीन प्रोडक्शन करेगी। और कैनबन कार्ड जाएगा फिर यहाँ पे और उसी के अकॉर्डिंगली ये वाली मशीन जो है वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। तो इट मीन्स जीआईटी कहता है कि जो नेक्स्ट मशीन है उसकी जितनी कैपेसिटी है, आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है। और क्या बोला जीआईटी ने, जीआईटी प्रोसेस कहता है जीआईटी प्रोसेस क्या कहता है, आपको बैक फ्लशिंग कंसेप्ट यूज़ करना है। बैक फ्लशिंग, ठीक है। बैक फ्लशिंग कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है कि देखो जीआईटी के कंसेप्ट ने ये बोला कि जितना रॉ मटेरियल चाहिए आप उतना परचेज़ कीजिए, ज़्यादा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जितना रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब मैं अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ में रॉ मटेरियल ख़रीदती जाऊंगी तो अकाउंटेंट के लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो कितनी बार रॉ मटेरियल को परचेज़ करने की ट्रांजैक्शन करेगा, एक दिन में या एक मंथ में। तो यहाँ पे जीआईटी क्या कहता है, आपको बैक फ्लशिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करनी चाहिए। बैक फ्लशिंग टेक्निक में आप बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हो। ये बिल आप रेगुलर बेसिस पे बनाते हो। मान लो आज मैंने 500 यूनिट बनाए, आज के दिन मैंने प्रोडक्शन 500 यूनिट की। तो ये टेक्निक ये कहती है कि बिल्स ऑफ मटेरियल में इतना दिखा दीजिए कि आपने वो 500 यूनिट कितना रॉ मटेरियल को यूज़ करके बनाया और कितना उसमें से रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट गया। ठीक है। तो 500 यूनिट बनाए, उसके लिए आपने से एग्जांपल 300 यूनिट्स का रॉ मटेरियल का यूज़ किया, 50 यूनिट्स जो है वेस्ट चले गए, तो 350 यूनिट्स जो हैं आपने टोटल यूज़ किए। तो बस आप बिल्स ऑफ मटेरियल में इतना दिखा दीजिए कि आपने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया। ठीक है। तो बैक फ्लशिंग में हम ऐसे करते हैं। अब अकाउंटेंट को डेली बेसिस पे ये नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि रोज़ कितना रॉ मटेरियल जो है आप परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो बैक फ्लशिंग टेक्निक हमें ये बताती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीआईटी परचेजिंग। जीआईटी का क्या ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कहता है टू रिड्यूस ऑल नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़। जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि किसी तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा और सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ा रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव है जीआईटी का। और उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कैसे किया गया, जीआईटी कहता है कि वेयर हाउसिंग होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या जो होल्डिंग कॉस्ट है वो इनकर ही नहीं करनी बिल्कुल। तो जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना मंगवाइए, उसे फैक्ट्री में रखिए, वेयर हाउस में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और उस रॉ मटेरियल से जल्दी से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो जो वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट है, जो होल्डिंग कॉस्ट है, वो आपकी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो नॉन वैल्यू एक्टिविटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ प्लांट इन्वेंट्री। ठीक है, इन प्लांट इन्वेंट्री मतलब अब आपको ज़्यादा देर के लिए सेमी फिनिश्ड गुड्स में आपको रखना ही नहीं पड़ा। आपने रॉ मटेरियल लिया, उसे मशीनरी में डाला और उसे जल्दी से कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में। तो वो जो इन प्लांट इन्वेंट्री है वो आपको मेंटेन करनी ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेम। नेक्स्ट इज क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट। कहता है क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करती है। ठीक है, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करेगी, देखो
अब ये जो 3 मशीन्स थी, ये 3 मशीन्स, ठीक है, इस 3 मशीन को हैंडल कर रहा है ये एक वर्कर, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस मशीन में डाला, देन इस मशीन में डाला, तो अपने काम में वो एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। और जिसकी वजह से वो एफिशिएंट हो गया। और ऑब्वियसली अगर एक एफिशिएंट वर्कर जो है वर्क करता है तो क्वालिटी इम्प्रूव करती है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ रीज़न क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मतलब नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं। कैसे कम हो जाते हैं? अगर आप ये फर्स्ट वाली मशीनरी यूज़ करते हैं, ये वाली, ठीक है, से एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप ये वाली मशीनरी यूज़ करते हैं तो क्या होगा? हैवी मशीन यूज़ करोगे, उसने इतनी जल्दी प्रोडक्शन कर लेनी है कि एक पर्सन को टाइम लगेगा डिफेक्ट को देखने में कि डिफेक्ट आया है। जब तक आप डिफेक्ट देखेंगे, एक पर्सन जो वर्कर उसके ऊपर काम कर रहा है या जो क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, जब तक वो क्वालिटी को चेक करेगा, तब तक ये मशीन कितने ही यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर चुकी होगी, ठीक है ना। तो डिफेक्ट्स जो हैं वो आपको बाद में देखने को मिलेंगे। उस टाइम में बहुत सारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन चुके होंगे, जब तक आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज गुड नहीं है। तो ये कंसेप्ट जो जीआईटी का है, ये इंश्योर करता है कि गुड्स जो हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे हों, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि जीआईटी टेक्निक को यूज़ करती हैं। इसमें टोयोटा है, आपका एचपी है, जनरल मोटर्स हैं, ठीक है। ये सब कंपनीज़ क्या करती हैं? जीआईटी को यूज़ करते हैं। आगे ये केस स्टडी है डेल की। डेल जो है वो जीआईटी को यूज़ करता है। अब ये डेल जो है ये जीआईटी को कैसे यूज़ कर रहा है, ये वो बताया गया, केस स्टडी बताई गई है। तो कहता है डेल क्या करता है, जो रॉ मटेरियल है उसको जितना चाहिए वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जो है उस टाइम पे उतना ही परचेज करता है, ठीक है। और कहता है अपने फंड्स को ये ब्लॉक करके नहीं रखता, और फंड्स जो ब्लॉक नहीं हुए वही फंड्स वो कहाँ पे लगा देता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाता है, ठीक है। इनोवेशन के ऊपर लगाता है, प्रमोशन के ऊपर लगाता है, ताकि उसकी सेल्स जो है वो क्या हो, कम सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो और अपनी स्टॉक को ये कहता है कि बिल्कुल लेस स्पेस जो है इसके पास अवेलेबल है, और इसीलिए अपने स्टॉक को ये क्या करता है कि उसकी होल्डिंग कॉस्ट बेयर ही नहीं करता। और ये जो होल्डिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना मतलब अपनी मनी जो है वो सेव कर लेता है, और जिसके कारण जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होती है, ठीक है, डेल की। तो ये कह रहा है कि होल्डिंग कॉस्ट कम होती है, और कम होने से क्या है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ जीआईटी। जीआईटी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला पॉइंट है कैपिटल नॉट टाइड अप इन स्टॉक। बिल्कुल, आप अपने फंड्स को ब्लॉक ही नहीं करके रखते स्टॉक में। आपको 500 यूनिट चाहिए थे, आप 500 यूनिट रॉ मटेरियल के खरीद रहे हैं इंस्टेड ऑफ 5000 यूनिट्स, तो आपका पैसा ब्लॉक ही नहीं हुआ, ठीक है, स्टॉक में। नेक्स्ट इज लेस स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। बिल्कुल, अगर आपको 500 यूनिट चाहिए, आप 500 यूनिट परचेज कर रहे हो, ठीक है, अब क्या करोगे? फैक्ट्री में ही लगा के रखोगे, उसे फैक्ट्री में ही रख लोगे। वेयर हाउसिंग का खर्चा जो है वो इनकर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होगी आपको स्टॉक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोजर रिलेशनशिप विद सप्लायर। बिल्कुल, सप्लायर, इस टेक्निक की हेल्प से आप जो है सप्लायर के साथ क्या कर लेते हो? अग्रीमेंट कर लेते हो कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हैं आप जब मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप अपना अच्छा रिलेशन जो है बना कर रखते हैं सप्लायर से, ताकि एक पर्टिकुलर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो आपको टाइम पे प्रोवाइड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेट मतलब
पिलफरेज के चांसेस ना हो और सामान जल्दी ख़राब ना हो। ऑब्वियसली अगर 500 यूनिट चाहिए, 5000 यूनिट्स आप मंगवा के रखेंगे तो क्या होगा, डिटीरियोरेट होंगे, ख़राब हो जाएंगे पड़े पड़े। तो अगर आप जितना मटेरियल चाहिए उतना ही मटेरियल मंगवा रहे हैं तो क्या होगा, जो डिटीरियोरेशन है वो नहीं होगी, है ना। पड़ी पड़ी सामान ख़राब होता है, जो मंगवाया है उसी टाइम पे यूज़ कर लिया तो वो कहाँ से ख़राब होगा। नेक्स्ट इज लेस वल्नरेबिलिटी टू फैशन एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। यहाँ पे आपको रिस्क नहीं बेयर करना पड़ेगा कि फ़ैशन चेंज हो गया या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। क्यों, 5000 यूनिट में मंगवाती, ठीक है, तो क्या होता, से एग्जाम्पल अभी तो 500 यूनिट चाहिए थे, बाकी जो यूनिट्स हैं वो पड़े रहेंगे। तो अगर फैशन में चेंज आ गया या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो वो यूनिट्स मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे अगर मैं फ़ैशन में चेंज आ जाता है। वही मुझे 500 यूनिट की ज़रूरत थी, 500 यूनिट ही मंगवाए, उसे यूज़ किया, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया। और अगर फ़ैशन में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम परचेजेस करूँगी। तो मुझे किसी तरह का रिस्क फेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। बिल्कुल, यहाँ पे वेयर हाउसिंग जो है उसकी फैसिलिटी आप नहीं ले रहे, ठीक है, फैक्ट्री में ही सामान रख रहे हो, स्टोर कीपर को सैलरी देने की नहीं ज़रूरत, वेयर हाउस का रेंट पे करने की नहीं ज़रूरत। तो क्या होगा, आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैश फ्लो। भाई यहाँ पे आपने जीआईटी लगाया, उस जीआईटी लगाने से पहले क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं कितने यूनिट्स की डिमांड होगी और कैसी कैसे यूनिट्स की डिमांड होगी, उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कर रहे हो और इससे आप इंश्योर कर लेते हो कि आपकी इतनी सेल्स हो जाएंगी, क्यों गुड्स आपने बनाए ही उसी अकॉर्डिंगली हैं। तो क्या होगा, सेल्स होगी तो कैश फ्लो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इनफ्लो होगा कैश का। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ जीआईटी। नुकसान क्या है जीआईटी लगाने के, तो कहता है डेंजर ऑफ डिसरप्टेड प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अराइवल ऑफ सप्लाईज। बिल्कुल भाई, अगर सप्लायर से रॉ मटेरियल तो मंगवा लिया पर सप्लायर जो है टाइम पे पहुंचा ही नहीं सका तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज डेंजर ऑफ लॉस्ट सेल्स। सेल्स जो हैं वो कम भी हो सकती हैं, ठीक है। डिमांड तो फोरकास्ट कर ली थी कि 500 यूनिट की होगी, से एग्जांपल डिमांड जो है वो 700 यूनिट की आ जाती है, ठीक है। आपने तो 500 यूनिट ही बनाए, ठीक है ना। तो वो जो 200 यूनिट्स की जो डिमांड थी वो आप पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये भी केस हो सकता है। नेक्स्ट इज हाई डिपेंडेंस ऑन सप्लायर। बिल्कुल, सप्लायर के ऊपर आपको काफ़ी डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। और इसी कारण वो आपको कह सकते हैं कि हाई प्राइजेस भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेस टाइम फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो टाइम बचा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, रॉ मटेरियल मंगवाया, उसे मशीनरी में डाला और उसे जल्दी से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि जो है डिमांड जो है आप टाइम पे पूरा कर पाए। तो क्वालिटी कंट्रोल करने का आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम रह जाता है क्योंकि डिमांड को आपने टाइम पे पूरा करना है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड ऑर्डरिंग एंड एडमिन कॉस्ट। भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है, देखो क्या कहता है कि जितना जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना उतना परचेज करते जाओ। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्मॉलर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है आप प्लेस करते जा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े ऑर्डर प्लेस करते जाओगे उतना ही आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। वही एक बार में ही मंगवा लोगे तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, है ना। पर अगर आप बार बार मंगवाते जाएंगे तो रॉ मटेरियल को, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज मे लॉस बल्क बाइंग डिस्काउंट। बिल्कुल, देखिए जब भी आप बल्क में परचेज करते हैं रॉ मटेरियल को सप्लायर से, तो सप्लायर आपको एक डिस्काउंट देता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट,
ठीक है ना, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि डेल के केस में बताया गया कि डेल जो है कम कम क्वांटिटी में परचेज़ करता था मटेरियल अपना, तो जिसके कारण उसे जो है वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने ऑर्डर ही क्या किया, कम किया। ठीक है, आई होप दिस टेक्निक इज़ क्लियर टू यू।